हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने भारतीय कला एवं संस्कृति विषय में आधुनिक वास्तुकला के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी विषय में मुगल कालीन स्थापत्य और यह स्थापत्य किस शैली में, किस वास्तुकला में निर्मित किए गए हैं, उनकी बात करने वाले हैं। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और दोस्तों लाल किला किस शैली में बनाया गया है। और यहाँ दोस्तों मुगल कालीन स्थापत्य हमारे भारत देश में स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या स्वर्ण युग कहा जाता है स्थापत्य का? और इसीलिए यह वीडियो मोस्ट आईएमपी है। लास्ट तक बने रहिए। यह वीडियो 2 पार्ट में बनने वाला है। यह पहला पार्ट में आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है मुगल कालीन स्थापत्य। तो सबसे पहले बात करें, मुगल वास्तुकला इंडो इस्लामिक स्थापत्य का अंतिम पड़ाव है, जिसमें ईरानी तत्व, तुरानी तत्व, ट्रांस ऑक्सियाना तत्व तथा सल्तनत कालीन तत्वों का भारतीय तत्व के साथ सम्मिलन हुआ है। क्या दोस्तों, मुगल कालीन वास्तुकला में इंडो इस्लामिक स्थापत्य का अंतिम पड़ाव है, जिसमें ईरानी तत्व, तुरानी तत्व, ट्रांस ऑक्सियाना तत्व और सल्तनत कालीन तत्वों का भारतीय तत्व के साथ सम्मिलन हुआ है। और मुगल वास्तुकला में डाटदार पत्थर, लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर तीनों का इस्तेमाल हुआ है। क्या दोस्तों, यह मुगल कालीन वास्तुकला में जो इमारतें बनी है, तो इमारतें बनाने में डाटदार पत्थर, लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर तीनों का इस्तेमाल हुआ है। और मुगल वास्तुकला में मीलों घेरा वाले किले की प्रवृत्ति आम हो गई और किलों के भीतर ही पूरा शहर समा सकता है। दोस्तों, मुगल वास्तुकला में मीलों घेरा वाले किले की प्रवृत्ति आम हो गई। जो भी किले बनाए गए वो मीलों तक दूर बनाए गए और पूरा शहर यह किले के भीतर ही बसाया गया। और भवन निर्माण में घुमावदार, कोणदार और रंगीन मेहराब का इस्तेमाल मुगल कालीन वास्तुकला की पहचान है। क्या भवन निर्माण में घुमावदार, कोणदार और रंग मेहराब का इस्तेमाल मुगल कालीन वास्तुकला की असली पहचान है। और पित्रादुरा तकनीक यह क्या है? पित्रादुरा तकनीक क्या है? संगमरमर पत्थर पर जवाहरात के जड़ाव का काम, इसे कहा जाता है पित्रादुरा तकनीक। क्या संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात के जड़ाव काम, इसे पित्रादुरा तकनीक कहते हैं। जैसा कि यह संगमरमर का पत्थर है, तो पत्थर के पर दोस्तों जवाहरात के जड़ाव काम को कहा जाता है पित्रादुरा तकनीक। तो पित्रादुरा तकनीक मुगल वास्तुकला की अपनी पहचान यानी कि एक अलग ही विशेषता है। मुगल कालीन वास्तुकला की एक अलग विशेषता है यह पित्रादुरा तकनीक। तो चलिए आंसर बताइए, पित्रादुरा तकनीक किस वास्तुकला की अपनी पहचान यानी कि एक विशेषता है? तो पित्रादुरा तकनीक यह मुगल वास्तुकला की एक अलग ही पहचान है। सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। और मुगल स्थापत्य में भव्यता, विशालता पर जितना ध्यान दिया गया, उतना ही ध्यान सजावट, अलंकरण व नाजुकता पर भी दिया गया है। और मुगल वास्तुकला का विकास क्रम है कि बाबर के शासनकाल में यह मुगल स्थापत्य के बांध काम की शुरुआत हुई। अकबर के शासनकाल में यह स्थापत्य का विकास हुआ और शाहजहां के शासनकाल में जो भी इमारतें बनी, वहां पर जो वास्तुकला का प्रयोग किया गया है वो चरम सीमा पर पहुंचा था। और औरंगजेब के शासनकाल में यह मुगल कालीन वास्तुकला का पतन हुआ। दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेशन है कि यहां से कूट बनाकर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो एक बार फिर से देखो, मुगल स्थापत्य में भव्यता, विशालता पर जितना ध्यान दिया गया है, उतना ही ध्यान सजावट, अलंकरण व नाजुकता पर भी दिया गया है। और मुगल वास्तुकला का विकास क्रम क्या है? तो याद रखो, बाबर के शासनकाल में मुगल वास्तुकला की शुरुआत हुई, अकबर के शासनकाल में दोस्तों विकास हुआ और शाहजहां के शासनकाल में मुगल वास्तुकला चरम सीमा पर पहुंची। तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल वास्तुकला का पतन हुआ। चलिए, यहाँ एक मैंने आपके सामने कूट बनाकर क्वेश्चन रखा है। तो बताइए कि मुगल वास्तुकला का सही विकास क्रम क्या है? सही जोड़ सुमिलित करने में आप मेरी मदद करेंगे। ओके,
तो किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला की शुरुआत हुई? बाबर के शासनकाल में शुरुआत हुई। विकास किसके शासनकाल में हुआ? और अकबर के शासनकाल में विकास हुआ। और चरम सीमा पर वास्तुकला, मुगल वास्तुकला चरम सीमा पर पहुंचे किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। और पतन किसके शासनकाल में हुआ? औरंगजेब के शासनकाल में। ओके। और अब बाबर के शासनकाल में दोस्तों जो भी मुगल स्थापत्य का निर्माण हुआ है उनकी बात करें तो बाबर नामा के अनुसार तत्कालीन वास्तुकला में संतुलन का अभाव था। इसीलिए बाबर ने ध्यान रखा कि इमारतें सामंजस्यपूर्ण और ज्यामितीय हो। क्या? बाबर नामा के अनुसार तत्कालीन वास्तुकला में संतुलन का अभाव था, इसीलिए बाबर ने ध्यान रखा कि इमारतें सामंजस्यपूर्ण और ज्यामितीय हो। कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार बाग, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, अब्दुल बकी द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद और आगरा का राम बाग और जहरा बाग बाबर काल की देन है। दोस्तों बाबर के शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थापत्य दोस्तों निर्मित हुए? तो देखो, कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार बाग, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, अब्दुल बकी द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद तथा आगरा का रामबाग और जहरा बाग यह बाबर काल की देन है। और ऐसा क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जा सकता है कि निम्न में से किसका निर्माण बाबर के शासनकाल में हुआ था? तो बाबर के शासनकाल में कश्मीर का निशात बाग भी निर्मित हुआ, लाहौर का शालीमार बाग भी बनाया गया, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद भी बनाई गई। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और बाबर काल के स्थापत्य में शिल्पगत सौंदर्य की कमी जरूर थी, किंतु इसकी विशालता अद्भुत थी और इस हेतु उसने अल्बानिया से भी विशेषज्ञ बुलाए थे। क्या? यह बाबर ने अल्बानिया कंट्री से भी विशेषज्ञ बुलाए थे। तो देखो, बाबर के स्थापत्य में शिल्पगत सौंदर्य की कमी जरूर थी, किंतु इसकी विशालता अद्भुत थी और इस हेतु उसने अल्बानिया से विशेषज्ञ बुलाए थे। हालांकि हुमायूं विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वास्तुकला में वैसा योगदान नहीं कर सका, किंतु हुमायूं ईरानी शैली को अधिक पसंद करता था। क्या? हुमायूं ईरानी शैली को अधिक पसंद करता था और हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक भवन की नींव डाली थी। इमेज आप देख सकते हैं, दिल्ली में दीन पनाह नामक भवन की नींव किसने डाली थी? हुमायूं ने। एक बार फिर से देखो कि हुमायूं विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वास्तुकला में वैसा योगदान नहीं कर सका, किंतु हुमायूं ईरानी शैली को अधिक पसंद करता था। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक भवन की नींव डाली थी। चलिए आंसर बताइए, निम्न में से किस मुगल शासक ने दिल्ली में दीन पनाह नामक भवन की नींव डाली थी? तो दीन पनाह नामक भवन की नींव डालने वाले और कोई नहीं बल्कि हुमायूं थे। सही आंसर है ऑप्शन बी। और अब अकबर के शासनकाल में कौन कौन से इमारतें यानी कि कौन कौन से स्थापत्य का निर्माण हुआ उनकी बात करें तो अकबर के शासनकाल में हुए निर्माण कार्यों में हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक समन्वय दिखता है। अबुल फजल ने दोस्तों एक अपने ग्रंथ में लिखा है कि सम्राट सुंदर इमारतों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचार से पत्थर एवं गारे का रूप देता है। क्या दोस्तों? अबुल फजल ने अकबर के बारे में लिखा है कि सम्राट सुंदर इमारतें की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचार से पत्थर एवं गारे का रूप देता है। और अकबर के शासनकाल में हुए निर्माण कार्यों में हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक समन्वय दिखता है। हुमायूं का मकबरा 1564 में बनाया गया, आगरा का किला 1565 में बनकर तैयार हुआ, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी का किला 1572 में बना, इलाहाबाद का किला 1583 तथा इन किलों में सैकड़ों इमारतें का निर्माण दोस्तों अकबर के शासनकाल में हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि किसके शासनकाल में फतेहपुर सीकरी का किला निर्मित हुआ? तो हमारा आंसर होना चाहिए अकबर। और ऐसे भी क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं कि आगरा का किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? अकबर के शासनकाल में। तो एक बार फिर से देखो, हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, लाहौर का किला,
फतेहपुर सीकरी का किला, इलाहाबाद का किला तथा इन किलों में सैकड़ों इमारतों का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ। तो चलिए आंसर बताइए कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ। तो मैंने आपको बता दिया कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ। और फतेहपुर सीकरी से जुड़ा हुआ दोस्तों एक और क्वेश्चन बन सकता है कि फतेहपुर सीकरी को किसने अपनी कैपिटल मतलब राजधानी बनाया। आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हुमायूं के मकबरे की बात करें तो 1564 में निर्मित यह इमारत वास्तव में अकबर की मां और हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम की देन है। क्या यह हुमायूं का मकबरा है क्या? 1564 में निर्मित यह इमारत वास्तव में अकबर की मां और हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम की देन है और इसका डिजाइन फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा ग्यास बेग ने तैयार किया है। क्या हुमायूं के मकबरे का डिजाइन किसने तैयार किया है? मलिक मिर्जा ग्यास बेग ने तैयार किया है। और यहां से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि हुमायूं के मकबरे का डिजाइन किसने तैयार किया है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हुमायूं के मकबरे का डिजाइन किसने तैयार किया है? मलिक मिर्जा ग्यास बेग ने तैयार किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। और लाल बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित तथा चार बाग शैली पर आधारित हुमायूं के मकबरे के दोहरे गुंबद में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ और इसी इमारत के डिजाइन पर भविष्य में ताजमहल बना। क्या यह हुमायूं के मकबरे की डिजाइन के तर्ज पर ही यह ताजमहल का निर्माण हुआ है? तो देखो, लाल बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित तथा चार बाग शैली पर आधारित हुमायूं के मकबरे के दोहरे गुंबद में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है और इसी इमारत के डिजाइन पर भविष्य में ताजमहल बना। और आगरा के किले की अब बात करते हैं। इमेज आप देख सकते हैं। दिल्ली में जिस तरह का लाल किला है ठीक उसी तरह का एक किला दोस्तों आगरा में भी बनाया गया है। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब की थी? 1504 में। लेकिन आगरा के किले की नींव 1564 में अकबर ने रखी। क्या यह आगरा के किले की नींव किसने रखी? 1564 में अकबर ने रखी और धीरे धीरे एक पीढ़ी में यह बनकर तैयार हुआ। और 1.5 मील व्यास और 70 फीट ऊंची दीवार वाले आगरा फोर्ट में 2 दरवाजे हैं और 2 दरवाजों के नाम भी है। एक है दिल्ली गेट और दूसरा है अमर सिंह दरवाजा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिल्ली गेट और अमर सिंह दरवाजा दोस्तों किसके एक पार्ट है? तो याद रखना आगरा के किले के एक पार्ट है दिल्ली गेट और अमर सिंह दरवाजा। एक बार फिर से देखो, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की, लेकिन आगरा के किले की नींव 1564 में किसने? अकबर ने रखी और धीरे धीरे एक पीढ़ी में यह बनकर तैयार हुआ। 1.5 मील व्यास और 70 फीट ऊंची दीवार वाले आगरा फोर्ट में 2 दरवाजे हैं। दोनों के नाम है दिल्ली गेट और अमर सिंह दरवाजा। चलिए आंसर बताइए, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। सही आंसर है ऑप्शन डी। और दोस्तों यहां दिल्ली के लाल किले की बात कर रहे हैं। तो यहां 2 जो गेट मैंने आपको बताए, इनमें से इस गेट पर अकबर ने मेवाड़ की रक्षा में अपनी आहुति देने वाले 2 वीर राजपूत नायक जयमल और फत्ता की मूर्ति लगवाई। क्या यह आगरा में जो किला है यहाँ गेट पर अकबर ने मेवाड़ की रक्षा में अपनी आहुति देने वाले 2 वीर राजपूत नायक जयमल और फत्ता की मूर्ति लगवाई। और आगरा फोर्ट में 500 से अधिक इमारतें थी। क्या आगरा फोर्ट में 500 से अधिक तो इमारतें थी, लेकिन अकबरी महल और जहांगीरी महल ही विवाद मुक्त रूप से अकबर काल की स्वीकारी है। क्या अकबर काल के शासन में जो दोस्तों इमारतें बनी है इसमें स्वीकार किया गया है अकबरी महल और जहांगीरी महल का, और वो भी विवाद मुक्त। चलिए आंसर बताइए, मेवाड़ की रक्षा में अपनी आहुति देने वाले 2 वीर राजपूत नायक कौन थे? यानी कि यह मेवाड़ की रक्षा करने वाले दोस्तों 2 वीर राजपूत नायक जिसके नाम थे जयमल और फत्ता। सही आंसर है ऑप्शन डी। और जहांगीरी महल, यह जहांगीरी महल है क्या? शहजादा सलीम का आवास है यह जहांगीरी महल। तो यह जहांगीरी महल पर ग्वालियर किले
व हिंदू कला का जबरदस्त प्रभाव मिलता है, तो यह अकबरी महल क्या है? शहंशाह अकबर का आवास, जिसे कहा जाता है अकबरी महल। तो इस पर बंगाल स्थापत्य का अत्यधिक प्रभाव रहा। क्या? यह जहांगीरी महल पर ग्वालियर किले व हिंदू वास्तुकला का जबरदस्त प्रभाव है, जबकि अकबरी महल पर बंगाल स्थापत्य का अत्यधिक प्रभाव रहा है। चलिए आंसर बताइए कि अकबरी महल पर किस राज्य के स्थापत्य का अत्यधिक प्रभाव रहा? तो हमने किसका जिक्र किया? बंगाल का जिक्र किया। सही आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल। और अब फतेहपुर सीकरी के किले की बात करें। इमेज आप देख सकते हैं, फतेहपुर सीकरी का किला आगरा से 36 किमी पश्चिम में स्थित यह स्थान प्राचीन काल में सीकरी रूपबल था, जहां पत्थर पर संगत राशि का काम चलता था। और अकबर ने यहां लाल बलुआ पत्थर से 7 मील लंबे घेरे वाले किले का निर्माण किया और इसे अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया। क्या? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया। और पहाड़ी पर बसे इस महल में एक बड़ी कृत्रिम झील, जिसका नाम है अनूप तालाब, और यह गुजरात तथा बंगाल शैली में कई भवन बनाए गए हैं। क्या? यहाँ पर जो फतेहपुर सीकरी में जो भी इमारतें बने हैं वो गुजरात तथा बंगाल शैली में बनाई गई है। एक बार फिर से देखो कि फतेहपुर सीकरी का किला आगरा से 36 किमी पश्चिम में स्थित, और यह स्थान प्राचीन काल में सीकरी रूपबल था, जहां पत्थर पर संगत राशि का काम चलता था। और अकबर ने यहाँ लाल बलुआ पत्थर से 7 मील लंबे घेरे वाले किले का निर्माण किया और इसे अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया। पहाड़ी पर बसे इस महल में एक बड़ी कृत्रिम झील व गुजरात तथा बंगाल शैली में कई भवन बनवाए गए, और जो यह कृत्रिम झील बनाई गई इसका नाम है अनूप तालाब। चलिए आंसर बताइए कि अकबर ने किसको अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया? तो अकबर ने किसको? फतेहपुर सीकरी को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया। सही आंसर है ऑप्शन ए। और फतेहपुर सीकरी का डिजाइन तैयार किया गया था बहाउद्दीन। क्या? यह फतेहपुर सीकरी का डिजाइन किसने तैयार किया था? बहाउद्दीन ने तैयार किया था। और फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, इबादत खाना, सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, हिरण मीनार, मीना बाजार, ज्योतिषी की बैठक, हवा महल, पंच महल, बीरबल महल, जोधा का महल, मरियम का महल तथा तुर्की सुल्तान की कोठी आदि भवन है फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों एक बार फिर से देख लो कि फतेहपुर सीकरी जो डिजाइन तैयार की है बहाउद्दीन ने, तो फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है? तो वहां जो भवन बनाए गए हैं इनके नाम है दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, इबादत खाना, सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, हिरण मीनार, मीना बाजार, ज्योतिषी की बैठक, हवा महल, पंचमहल, बीरबल का महल, जोधा का महल, मरियम का महल तथा तुर्की सुल्ताना की कोठी आदि भवन बनाए गए हैं। चलिए आंसर बताइए, फतेहपुर सीकरी का डिजाइन किसने तैयार किया था? फतेहपुर सीकरी का डिजाइन किसने तैयार किया था? बहाउद्दीन ने तैयार किया था फतेहपुर सीकरी का डिजाइन। सही आंसर है ऑप्शन सी। और यहाँ बुलंद दरवाजा, इमेज आप देख सकते हैं, यहाँ बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। क्या? अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में यह बुलंद दरवाजा बनवाया। और मरियम का महल पेंटिंग और मीनाकारी के कारण प्रसिद्ध है। तुर्की सुल्ताना की कोठी कलाविद पर्सी ब्राउन के अनुसार स्थापत्य का मोती है, क्योंकि इसमें काष्ठ तकनीक का शानदार इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों जो भी महल या भवन बनाए गए हैं उनकी कुछ खास बातें हैं, वो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। मरियम का महल यह पेंटिंग और मीनाकारी के कारण प्रसिद्ध है। तुर्की सुल्ताना की कोठी कलाविद पर्सी ब्राउन के अनुसार स्थापत्य का मोती है, क्योंकि इसमें काष्ठ तकनीक का शानदार इस्तेमाल हुआ है। चलिए आंसर बताइए कि यह बुलंद दरवाजा अकबर ने किसके विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? तो अकबर ने गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था। सही आंसर है ऑप्शन ए। और फतेहपुर सीकरी के बारे में आगे बात करें तो फतेहपुर सीकरी स्थित जोधा महल में हिंदू छाप के साथ साथ ऋतु के अनुसार कमरे के तापमान को नियंत्रित रखने की तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। यह कैसी बात है? देखो
कि फतेहपुर सीकरी स्थित जोधा महल में हिंदू छाप के साथ साथ ऋतु के अनुसार कमरे के तापमान को नियंत्रित रखने वाली तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। यानी कि समर हो या विंटर, लेकिन यहाँ इस तरह कमरे बनाए गए हैं कि यहाँ जो दोस्तों टेम्परेचर है वो विदाउट एसी के ही सही रहे। ओके। और एक प्रमुख वास्तुकार इतिहासकार स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी के बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यह पत्थरों में ढाला गया रोमांस है। क्या? फतेहपुर सीकरी पत्थरों में ढाला गया रोमांस है। तो यहाँ मुगल कालीन स्थापत्य से जुड़ा हुआ यह वीडियो यानी कि पहला पार्ट खत्म करते हैं। दूसरे पार्ट में जल्द ही मिलेंगे। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।